देखो, ये जो भी आज से लेकर के 14 तारीख तक जितने भी मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, वो सारे लेक्चर जो हैं वो सिर्फ ओवरव्यूज हैं. इट्स नॉट इन डिटेल, नाइदर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इन द फाइनल ईयर एंड दे आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम. उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि एक बार पूरे कोर्स को रिफ्रेश कर लेना. ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ इसमें छोड़ दे रहे हैं कि ये नहीं पढ़ाना है और ये पढ़ाना है. होल कोर्स जो है एक बार आपको रिफ्रेश हो जाएगा. और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी. जिसको भी अपने नोट्स बनाने हैं, जहाँ से भी बनाने हैं, आई होप, मैं ऐसा होप करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना नोट्स बना लिया होगा. क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, वो भी चीज़ आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, राइट. अब हम जो कुछ भी इसमें बताने जा रहे हैं, यदि आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कीप इट विथ यू. अदर थिंग्स यू डिस्कार्ड. डोंट चेंज योर नोट्स. ये नोट्स चेंज करने का टाइम नहीं है. अब जिससे भी आपने पूरे साल में पढ़ाई करी या 2 साल में पढ़ाई करी, कीप दोज नोट्स. जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे उसमें ऐड कर लेना चाहिए, आप वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर लीजिए. बाकी चीज़ को डिस्कार्ड कर दीजिए यदि वही सेम इन्फॉर्मेशन आपने किसी दूसरे लैंग्वेज में या अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जिस तरह से भी आपने समझा है, कीप इट दैट. हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हो वो आपको वाइवा में मदद करे, कुछ चीज़ें जो हों वो रिटन में मदद करें, कुछ रिटन एग्जाम्स में भी मदद कर सकती हैं जब वो क्वेश्चन को डिफरेंट वे में फ्रेम करके पूछ रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए. ठीक है. सो विद दैट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हम रेडियो एक्टिव डीके से शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर से लेकर के, एंड देन we'll try to cover maximum number of things which might be important for you. और during that, इस पूरे टाइम पीरियड जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसमें जितना भी हम रिवाइज कर पाएँ उतना हम कर पाएंगे. हम स्लाइड बाय स्लाइड एक्सप्लेन नहीं करने वाले. बहुत सारे स्लाइड को हम सिंपली एक एक सेकेंड मिनट्स तक स्टॉप करेंगे, चूँकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि आप उसके मैटर देख सकें. आपको ज़रूरत पड़े तो आप लिख सकें, तो ना ही कोई लिखने की ज़रूरत है, राइट. आप ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं. उसको यदि आपको दोबारा सुनने का मन हो तो आप सुन के रिपीट करिए, नहीं सुनने का मन हो तो भी कोई बात नहीं. इट्स अप टू यू, योर डिस्कशंस, व्हाट यू वांट टू डू विद दैट मटेरियल. ठीक है, फाइन. सो रेडियो एक्टिव डीके में ये जो है आपका, इट कैन अकर बाई 6 डिफरेंट मोड्स. ये सबको पता है. ये 6 डिफरेंट मोड्स आपको याद होने चाहिए. इसमें स्पॉन्टेनियस फिजन है, आइसोमेरिक ट्रांजिशन, अल्फा डीके, बीटा डीके, पॉजिट्रॉन डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके, राइट. नेक्स्ट में हेवी न्यूक्लियस जो है वो जनरली इट ब्रेक्स इनटू द 2 पार्ट्स. और ये जो होता है, और जब भी ब्रेक करता है तो 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स ईमिट करते हैं. ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, इनकी प्रोबेबिलिटी जनरली लो होती है, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है मास नंबर के साथ बढ़ती जाती है. मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो इनकी प्रोबेबिलिटी, फिजन की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है. उसके एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है. एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है रफली 1.5 MeV जो है, ये न्यूट्रॉन्स निकलते हैं. और अराउंड 200 MeV जो है वो एनर्जी जो है वो हीट के रूप में डिसिपेट होती है. सॉरी, एग्जाम्पल जो है यूरेनियम 235 है, जिसका हाफ लाइफ 2 × 10⁻17 ईयर्स है. अल्टरनेटिव टू स्पॉन्टेनियस फिजन जो है, यदि स्पॉन्टेनियस फिजन नहीं होगा हेवी न्यूक्लियाइड में तो उस केस में अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा और गामा इमिशन हो सकता है. दूसरा आइसोमेरिक ट्रांजिशंस है. न्यूक्लियाई कैन एग्जिस्ट इन आइदर एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विथ लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है के साथ, जब न्यूक्लियस के पास एनर्जी होती है, लिस्ट होती है, तो उस स्टेट को ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं. द एक्साइटेड स्टेट्स आर कॉल्ड आइसोमेरिक स्टेट्स. एक्साइटेड स्टेट्स को आइसोमेरिक स्टेट भी बोलते हैं, एंड हैव ए
and have limited time lifetime of fraction of picoseconds to many years. जो आइसोमेरिक ट्रांजिशंस में, आइसोमेरिक स्टेट्स में जो भी आइसोटोप होते हैं, या उसको एक्साइटेड स्टेट में बोलते हो, एक्साइटेड स्टेट में उनका जो हाफ लाइफ टाइम, मतलब बेसिकली उनका लाइफ टाइम जो है कितने देर तक वो रह सकते हैं, तो दे कैन बी इन अ फ्रैक्शन ऑफ पिको सेकंड से लेकर के मेनी ईयर्स तक रह सकते हैं। आइसोमेरिक ट्रांजिशंस का जो लॉन्ग, जो हमारा एक एग्जांपल जो है वो टेक्नीशियम 99M है। लॉन्ग लिव्ड आइसोमेरिक स्टेट्स आर रेफर्ड एज ए मेटा स्टेबल स्टेट, और मेटा स्टेबल न्यूक्लियर मेडिसिन में जो एग्जांपल जो डेली हम लोग यूज करते हैं वही टेक्नीशियम 99M है। एन एक्साइटेड न्यूक्लियस decays to lower energy states by giving off its energy, and such transitions are called isomeric transitions, right? Several isomeric transitions may occur from intermediate excited states prior to reaching the ground states. मतलब ग्राउंड स्टेट पहुंचने के पहले वो कई स्टेट से होकर के इंटरमीडिएट स्टेट से होकर गुजर सकते हैं, और हर इंटरमीडिएट स्टेप्स में कुछ न कुछ एनर्जी निकलेगी, ऐसा पॉसिबल है, राइट? आइसोमेरिक ट्रांजिशंस कैन अकर इन टू वेज, दो तरीके से हो सकता है, एक गामा रेज का इमिशन होगा या इंटरनल कन्वर्जन होगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस जनरली वाइवा में पूछते हैं, और जब भी रेडियो एक्टिव डिके, मोड्स ऑफ डिके पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, चाहे नोट्स आए या फुल क्वेश्चंस में भी ये भी करके लोग कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, राइट? एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेरिक ट्रांजिशन जो है वही टेक्नीशियम 99M। ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि इस टाइप का जो डीके डायग्राम जो है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डीके डायग्राम ऑफ टेक्नीशियम 99M, आयोडीन, ल्यूटीशियम, जो यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में जो जो रेडियो आइसोटोप यूज़ होता है उसके डीके डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे प्रॉपरली लेबल करना है एनर्जी, ये एरो ठीक से आपको डालने हैं, हाफ लाइफ लिखना है, राइट? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको अच्छे से इसलिए भी याद रखना है क्योंकि थेरेपी में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इवन डोसीमेट्री में यूज है। वही थेरेपी में चाहे डायग्नोस्टिक हो या थेरेपिटिक हो, ये रेडिएशन डोज कितना डिलीवर होएगा, ये डायग्राम से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। बोला ना कि कई स्टेट्स से होकर के गुजर सकता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसका लिस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ जो होगा, यदि मान लो कि बीटा होगा या कम एनर्जी का जो भी इमिशन होगा वो इनसाइड बॉडी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो ज़्यादा रेडिएशन डोज देगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं एग्जाम में, और वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आप ड्रॉ करके दिखाइए। एटलीस्ट वहाँ पे वो किसी का तो नहीं बोलेंगे, जो रूटीनली यूज्ड होता है उनको भी पता होता है कि डिपार्टमेंट में या रोज हम लोग कौन कौन से आइसोटोप्स का डीके डायग्राम हम लोग यूज करते हैं, तो उसका वो बोला जा सकता है कि आप बना के दिखाओ, ठीक है? गामा रे ट्रांजिशंस, जो गामा रे जो है वो कॉमन मोड ऑफ गामा रे इमिशन जो है, इट इज द कॉमन मोड ऑफ आइसोमेरिक ट्रांजिशंस। एनर्जी ऑफ इमिटेड गामा रेज इज द डिफरेंस बिटवीन द टू आइसोमेरिक स्टेट्स, जो अपर एंड लोअर एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस है। एग्जाम्पल, ए डीके ऑफ 525 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आइसोमेरिक स्टेट्स टू 210 keV isomeric states will result in the emission of 315 keV gamma rays, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट्स जो है, अपर जो एनर्जी स्टेट है 525 केवी, उसमें से हमने माइनस कर लिया 210 केवी आइसोमेरिक स्टेट्स की एनर्जी जो है, जो लोअर स्टेट में है, एंड दैट डिफरेंस इट हैज इमिटेड एज ए 315 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इंटरनल कन्वर्जन, दो मोड बताए थे, एक गामा रे इमिशन था और दूसरा जो इंटरनल कन्वर्जन था। सो इंटरनल कन्वर्जन में क्या हो रहा है? एक्साइटेड न्यूक्लियस ट्रांसफर्स द एक्साइटेशन एनर्जी टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, प्रेफरेबली के सेल ऑफ इट्स ओन एटम, खुद के एटम से। देखो एटम्स है, हम आइसोलेटेड लेवल पे एटम्स देख रहे हैं, लेकिन ऐसे यदि आप देखोगे, सपोज करो कि लेड के साथ आप देखो, तो एक मोलिक्यूल से,
तो जनरली जो होगा ये एटम्स जो मोलिकुल्स के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि अपने एटम्स का ही निकलना चाहिए, क्योंकि दूसरे से भी वो एनर्जी ट्रांसफर होएगी तो दूसरे से भी इमिशन की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इसलिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक्साइटेड न्यूक्लियस ट्रांसफर्स एन एक्साइटेशन एनर्जी टू एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबली के सेल ऑफ इट्स ओन एटम, ठीक है, विच इज देन इजेक्टेड फ्रॉम द सेल प्रोवाइडेड द एक्साइटेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यदि बाइंडिंग एनर्जी उस के सेल की बाइंडिंग एनर्जी से एक्साइटेशन एनर्जी जो है कि ज़्यादा होगी तभी वो के सेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट। उसके बाद sorry, the ejected, we are continuing the internal conversion, the ejected electron is called conversion electron, इसको conversion electron भी बोलते हैं, and carries kinetic energy equal to the difference between the excitation energy and the binding energy of the electron, ठीक है। जो एक्साइटेशन एनर्जी जो थी वो और उसमें से बाइंडिंग एनर्जी यदि आप माइनस कर लेंगे तो जो भी एनर्जी जो होगी वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी, एंड विथ दैट एनर्जी इट विल ट्रेवल इनसाइड द, मतलब इन द मोलिक्यूल या सॉलिड जो भी जिस मीडियम में है, इट विल ट्रेवल इनसाइड द मीडियम, राइट। Even though the K cell electrons are more likely to be ejected because of the proximity to the nucleus, the electrons from the L cell, M cell, and so forth may also be ejected by internal conversion processes. तो ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ के सेल से ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन, वो एम सेल से भी निकल सकता है, राइट, एल सेल से भी निकल सकता है। कई बार नोमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, छोटा सा नोमेरिकल प्रॉब्लम होता है वो 1 या 2 मार्क्स का होगा, फिर डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन के साथ कैसे पूछ में लगा, ए बी सी करके पूछा या ए बी सी डी करके पूछ लिया, ऐसा भी हो सकता है। सो जनरली इस टाइप के ही प्रॉब्लम पूछते हैं छोटे छोटे लोग अभी तक, राइट। सो यहाँ पे एक नोमेरिकल प्रॉब्लम है, इफ द टोटल कन्वर्जन कोफिशिएंट, एक कन्वर्जन कोफिशिएंट लिखा है अल्फा टी इज 0.11 for the 140 keV gamma rays of technetium 99M, calculate the percentage of 140 keV gamma radiations available for imaging। ये बोला कि इंटरनल कन्वर्जन कोफिशिएंट जो है वो 0.11 है, तो ये अल्फा टी जो है वो इंटरनल कन्वर्जन कोफिशिएंट है जो एन ई डिवाइडेड बाई एन गामा, ये रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया है 0.11। यहाँ से आप एन ई निकाल लोगे, सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो एन ई इज इक्वल टू 0.11 इंटू एन गामा, राइट। अब इस रिलेशनशिप में अब यहाँ पे था कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन जो है एन ई टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड गामा रेज, इसको क्या बोलते हैं, इट इज रेफर्ड टू एज ए कन्वर्जन कोफिशिएंट, इसी को कन्वर्जन कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन, कितने कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन निकले टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड गामा रेज, ठीक है। मतलब दो प्रोसेस हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कितना गामा रे का इमिशन हो रहा है, वही रेशियो जो है इट इज रेफर्ड टू एज ए कन्वर्जन कोफिशिएंट एंड इट इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन गामा। नाउ द कन्वर्जन कोफिशिएंट जो है आर सबस्क्रिप्टेड एज अल्फा के, अल्फा एल, अल्फा एम, डिपेंडिंग ऑन विच सेल द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम, किस सेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वो डिनोट करने के लिए कन्वर्जन कोफिशिएंट, जैसे मान लो कि यहाँ पे अल्फा के है, तो अल्फा के से कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है और उसका रेशियो नंबर ऑफ गामा इमिशन से है। उसी तरह से एम सेल से जितना निकला डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गामा रे वो अल्फा एम देगा, उसी तरह से अल्फा आपको एन देगा, ठीक है। अब उस रिलेशनशिप को टोटल जो होगा वो जा करके 1 होगा, मतलब दोनों में
जो वहाँ पे जो लोग न्यूमेरिकल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये आगे जाता ही नहीं क्या? हाँ, पीछे नहीं जाता, जाता था। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ से इस इक्वेशंस को यहाँ पे बाकी जाकर के क्या निकालना था, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ 140 केईवी। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे आगे, चलो हो सकता है कि आगे आ भी जाए, सॉल्व हुआ। ओके, दूसरा एक एक ये भी चीज क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे 3 तरह का है, ऑजर इलेक्ट्रॉन का इमिशंस का बात है। तो ऑजर इलेक्ट्रॉन में देखो यहाँ पे क्या है, के सेल है, एल सेल है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एल सेल से के सेल में ट्रांजिशन हुआ, और ये एनर्जी जो है वो यहाँ पे एल सेल से निकल रही है, राइट। ये नॉक ऑफ हुई यहाँ से, ये जो है वो ऑजर इलेक्ट्रॉन है, ऑजर ट्रांजिशन है। उसके बाद है कोस्टर क्रोनिंग ट्रांजिशन है। कोस्टर क्रोनिंग ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये एल सेल से यहाँ से आ रहा है, एल सेल से ट्रांजिशन हो रहा है, और यहाँ की एनर्जी जो है उसके जस्ट हायर सेल से इमिशंस करा रही है। वो एल सेल में ये हो रहा है, और एनर्जी कहाँ से निकल रही है, ये एम से निकल रही है। और तीसरा जो है सुपर कोस्टर क्रोनिंग ट्रांजिशंस में क्या हो रहा है कि देखो एम सेल्स में ट्रांजिशंस हो रहा है, उसी के एम सेल के हायर सेल से जाकर के इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये डिफरेंस जो है तीनों का, वो कई बार वो माइन्यूट डिफरेंस वो पूछते हैं, और ये ग्राफ आपके काम आएगा, शायद प्रोबेबली हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ होगा पहले, ठीक है। बाकी ये जो है ये टेबल आपको देखना है, थोड़ा ध्यान रखना है टेबल पे। बेसिकली यहाँ पे ये रेडियो न्यूक्लियाइड है, और यहाँ पे जो ऑजर इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं कितना किस रेशियो में, ये इसके बारे में दिया हुआ, और उस रेडियो एक्टिविटी की हाफ लाइफ दी हुई है। सो ऑजर इलेक्ट्रॉन का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से थेरेपी में यूज होना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस टेबल से आप डिफाइन कर सकते हो। तो एक बार टेबल को यदि आप ध्यान से देखते हो, इसको समझने की कोशिश करोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप विथ सम एग्जाम्पल आप प्रोवाइड कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ अपने अपनी बातें जो भी रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। सो जस्ट लुक ऑन द टेबल। और जो रेडियो आइसोटोप यहाँ पे यूज होते हैं स्पेशली थेरेपी में, राइट। हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि सबसे पहले कि एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों के एग्जाम में कि ऑजर इलेक्ट्रॉन है, और उसका रियल लाइफ में उसके एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम क्या है, बाधा क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट। तो प्रॉब्लम ये है उसका कि जो भी इमिशन जो हो रहा है उसको क्वांटिफाई करना। दूसरा, जो 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 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलते हैं ना, उनके माइग्रेशंस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और उसको कैसे क्वांटिफाई कर जाए, उसको कैसे मेजर किया जाए कि वहां पे एग्जैक्टली कैसे क्या डिपोजिशन हो रहा है, दिस आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद, ओके। और आप ऑजर इलेक्ट्रॉन के बारे में जब ढूंढोगे उसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस के बारे में, तो कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, राइट। बाकी तो कुछ जो हैं जनरली, कई बार लोग ना एक टिपिकल एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर का कोई एग्जाम्पल बता दो। ऐसे जनरली वाइवा में पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर का एग्जाम्पल बता दो, उसके इक्वेशंस लिख करके दिखा दो, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो बता दो। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इंटरनल कन्वर्जन के बता दो क्या हो रहे हैं। तो ये इक्वेशंस लिखना, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोग। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमारे रूटीन में यूज होते हैं, हर टाइप का जो डीके मोड जो है, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो भी आपको परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ याद होना चाहिए। जनरली जो है, यदि यदि आप बीटा डीके हो रहा है, जनरली बीटा डीके चाहे पॉजिट्रॉन डीके हो या निगेटिव हो, जनरली इट इज फॉलोड बाय गामा इमिशन होता है।
राइट। तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि कुछ एग्जाम्पल कि उस टाइप का रेडियो आइसोटोप विच इज फॉलोड बाय द गामा इमिशन, ठीक है। जिसमें इसका एक एग्जाम्पल है सोडियम 22। ये सोडियम 22 जो है वो इसका कहाँ पे यूज होता है? पेट में पॉजिट्रॉन इमीटर है, और इसको क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए सोर्स को यूज करते हैं। स्पेशली इस टाइप का पॉइंट सोर्स जो है यूज होता है फिलिप्स, पहले जो फिलिप्स के स्कैनर थे वो वहाँ पे यूज होते हैं। आई डोंट नो अभी कितने मार्केट में, बट ज़्यादातर आजकल जी और सीमेंस के हैं, लेकिन मोस्ट वाइडली वो उसी में यूज होता था, ठीक है। अल्फा डीके, अल्फा डीके में भी इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हम यहाँ पे तो सिर्फ अल्फा डीके डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा डीके के साथ साथ ये ग्राफ जो बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ है, ये ग्राफ याद जरूर रखना है, राइट। और कई बार बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन पे भी नोट्स आ जाता है लिखने के लिए, या कई बार वो लोग ऐसे भी पूछते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन इसका क्या यूज, क्या है, एप्लीकेशंस कहाँ पे है। तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, राइट, कि इस ग्राफ का क्या यूटिलिटी है। आप ऐसे सोचिएगा कि ये क्यों बार बार पूछा जाता है, देयर इज ए रीजन फॉर दैट, राइट। दूसरा, इफ वी गो बैक टू बाइंडिंग एनर्जी पर मास, प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर ए, तो क्या बोले, वी सी दैट देयर इज ए बम्प पीक अराउंड 60 से लेकर के 100 के बीच में, यहाँ पे हियर, राइट, यहाँ पे। दिस मीन्स दैट देयर इज ए corresponding मिनिमम एनर्जी जो है और ऑप्टिमम एनर्जी अराउंड दीज नंबर्स। देन हेवियर न्यूक्लियाई जो है विल वांट टू डिके टुवर्ड्स द लाइटर न्यूक्लियाई। वो क्या करेंगे कि अब मान लो कि यहाँ पे उनको ऑप्टिमम चीजें मिल रही हैं, तो क्या होगा कि हेवियर न्यूक्लियाई जो है ये डीके होकर के इसमें आना चाहेंगे, इधर की तरफ आना चाहेंगे, और लाइटर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, वो कंबाइन होकर के इधर जाना चाहेंगे, इसी रेंज में जाना चाहेंगे। तो इसलिए ये फ्यूजन में यूज होता था। फ्यूजन जो छोटे छोटे जो स्मॉल जो एटम्स जो हैं वो फ्यूजन प्रोसेस से कंबाइन होकर के अपनी स्टेबिलिटी बनाते हैं, और हेवियर न्यूक्लियाइड जो है वो फ्यूजन से, यही इसका मेन यूटिलिटी है। इसीलिए ग्राफ जो है वो ज़्यादा बार बोलते हैं याद रखने के लिए, आप करे हो नहीं करे, ठीक है। द पार्टिकल्स आर, ये बोल रहा है अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पे दिखा है कि जब फ्यूजन जो होता है तो अल्फा पार्टिकल्स निकलता है, राइट। और अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है He24, okay fine. The particles are monoenergetic and their range in the matter is very short, on the order of around approximately 0.03 mm in the body tissue. तो यदि मान लो कि बॉडी में इसका इमिशन हो रहा है, कोई भी आप अल्फा पार्टिकल ले रहे हो, तो ये 0.03 mm तक ही ट्रेवल कर सकता है, तो लोकली सबसे ज़्यादा रेडिएशन डोज डिलीवर करता है। ऑजर इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंस, इसीलिए उसका सबस्टिट्यूट लोग ढूंढ रहे हैं, अल्फा के बराबर ही, अल्फा के आसपास में ही वो भी रेडिएशन डोज देता है, क्योंकि वहाँ पे देखा ऑजर इलेक्ट्रॉन होता है, ऑजर के बाद कोस्टर क्रोनिंग होता है, और फिर सुपर कोस्टर क्रोनिंग भी होना शुरू हो जाता है, और सबकी एनर्जी जो सक्सेसिवली कम कम है, मतलब ऑजर की ज़्यादा होगी, उसके बाद उससे कम होगी, उससे कम होगी, तो ये सारे ना बिल्कुल सावर की तरह जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वहीं पे डोज डिलीवर करते हैं। So that's why the people are looking and lots of research is going on. Can we have the atoms of having characteristics which emits also electron type of emissions, so that we can use for the therapy, right? Alpha particle, the alpha decay should be competing with other processes such as fission into equal daughter nuclides or into pairs, like
C12 इंक्लूडिंग और 160 है, क्या लिखा, सॉरी इधर से दिख नहीं रहा। अच्छा ये दूसरा नहीं, यहाँ पे थोड़ा एरर भी है, राइट, इसको सुपर स्क्रिप्ट होना चाहिए था 16 को और यहाँ पे भी ये भी 12 को भी, ठीक है, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। दैट हैव ए लार्जर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर देन, क्या लिखा, देन अल्फा। हाँ, हाउएवर अल्फा डीके इज यूजुअली फेवर्ड। हाई न्यूक्लियस जो हेवी न्यूक्लियस जो है वो वहाँ पे अल्फा इमिशंस जो है वो फेवर्ड होता है, लेकिन इसका कंपिटिटिंग प्रोसेस क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी है। न्यूक्लियर फ्यूजन होएगा नहीं तो अल्फा डीके होएगा, ठीक है। वहाँ पे पहले भी हमने स्पॉन्टेनियस फिजन में बोला था कि प्रोबेबिलिटी लो है, लेकिन जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, राइट। तो यहाँ पर भी एक कंपीटिंग प्रोसेस है, तो अल्फा का इमिशन होगा ना कि फ्यूजन का, राइट। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं अल्फा में कि मतलब किसका कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, हर जगह पे, हर जहां पर भी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होगा वो वहां पे एग्जामिनर जरूर पूछेगा कि इस डीके मोड का कॉम्पिटिटिव प्रोसेस क्या है, राइट। सो अल्फा डीके में दूसरा है जो कितनी एनर्जी निकलती है, राइट, और वो एनर्जी जो है रफली 6 MeV के आसपास में निकलती है, 4 to 5 MeV, 4 MeV के आसपास का तो पक्का निकलता है, 4 to 6 MeV के आसपास का जो है अल्फा की एनर्जी होती है, जो भी स्पॉन्टेनियस जो अल्फा इमिशन होता है उसका भी। तो ये एक याद रखिएगा, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना कि कब वो रिएक्शन होएगा कब नहीं होएगा, बाकी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन हैं इफ़ यू वांट टू गो इनटू लिटिल बिट मोर डिटेल, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि दस लुकिंग एट ओनली एट द एनर्जेटिक ऑफ द डीके, मतलब जो ये इसके पहले वाले स्लाइड में जो कुछ भी हमने एक्सप्लेन किया था या उसमें हम लिखा था कि एनर्जी पे कि क्यू वैल्यूज पे डिस्कशन था, इस वाले में डिस्कशन जो देखोगे तो क्यू वैल्यू पे है कि क्यू वैल्यू ज़्यादा होगा और कम होगा तो ये इमिशन होगा या नहीं होगा, राइट। तो ये एनर्जेटिक जो मॉडल्स जो है और जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो क्या क्या चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करता, still it is not able to explain. It says the does not explain some questions that surrounds the alpha decay, अरे तो ये एनर्जेटिक प्रिंसिपल जो है जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसके ये लिमिटेशंस बन जाएंगे। कई बार जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो कुछ लोगों को मतलब वो चीज़ें ना वो कई बार कैच नहीं कर पाते हैं कि हमें लिखना क्या है। जैसे अभी हमने रिसेंटली अभी गामा कैमरा से रिलेटेड एग्ज़ाम लिया था, तो उसमें हमने पूछा था कि कॉलीमेटर का क्या लिमिटेशन है LOR डिफाइन करने में। दिस वाज द क्वेश्चन 10 मार्क्स का, कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कॉलीमेटर इन डिफाइनिंग देयर LOR ऑफ गामा फोटोन्स, राइट। तो चीज़ें जो है ना कई बार की वो उससे क्या एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, जो मान लो कि वहाँ पर भी उनको वही चीज़ें लिखनी थी कि जो कॉलीमेटर का काम हम कॉलीमेटर लेके क्यों आ रहे हैं, कॉलीमेटर जिस कारण से लेके आ वो भी चीज़ें नहीं अचीव हो रही, किस किस केस में नहीं हो पाती, सो दैट इटसेल्फ बिकम्स लिमिटेशन। जिसके लिए लेके आ रहे हो कुछ पार्ट तो अचीव हो रहा है, LOR डिफाइन कर रहा है, लेकिन LOR के डिफाइन होने में भी कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं और यदि होता है तो क्या नुकसान हो रहा है। सो इनडायरेक्टली इट वाज आस्क्ड, कॉलीमेटर पे ही क्वेश्चन पूछा था, बट वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था वैसे, तो थोड़ा बहुत उसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ये एनर्जेटिक थ्योरी जो है वो क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, वो जो है वाई देर इज नो C12 decay और टू सम ऑफ द टाइटली बाउंड न्यूक्लियस लाइक O16, वहाँ पे डीके क्यों नहीं होता, राइट। वाई देर इज नो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन इनटू द इक्वल डॉटर्स, जब फ्रैगमेंट बनता है तो इक्वल क्यों नहीं बनता, एक बड़ा और एक छोटा क्यों बनता है,
राइट, एंड व्हाई देयर इज अल्फा डीके फॉर ओनली एटॉमिक मास नंबर जो है यदि 200 से ज़्यादा ही होता है तब भी अल्फा डीके क्यों हो रहा है। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन एनर्जेटिक थ्योरी पे नहीं किया जा सकता। जितने तरह के मॉडल्स भी बने हुए हैं ना, जैसे मान लो कि आपको कई बार बेसिक एटॉमिक फिजिक्स से भी बात जो पूछते हैं कि जैसे सेल मॉडल है, तो सेल मॉडल का भी अपना लिमिटेशंस है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है उसका भी अपना लिमिटेशंस है। तो सब वो क्या एक्सप्लेन करता है और क्या नहीं करता, वो भी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एक बात याद रख लें, बेसिक पे तो कहीं ना कहीं वो उतर ही जाता है, राइट। So beta decay, the beta decay is a radioactive decay in which a proton in nucleus is converted into the neutron और vice versa। ठीक है, vice versa क्यों लिख दिया, क्योंकि बीटा डीके की बात करी थी हमने, उसको ये नहीं बोला कि निगेटिव बीटा डीके, बीटा माइनस की बात नहीं करी। बीटा डीके का दोनों हो जाएगा, एक निगेटिव बीटा डीके हो जाएगा, दूसरा जो पॉजिटिव बीटा डीके पॉजिट्रॉन हो गया, निगेटिव बीटा डीके बीटा माइनस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे वाइस वर्सा करके यूज कर लिया। Thus A is constant but Z and N changes by 1। Anyway, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये आप लोगों को पता है, बट यहाँ पे एक कॉशन है। कॉशन ये है कि हमें पता है, इतनी श्योरिटी के साथ तो जाना है, लेकिन यदि किसी को भी डाउट हो कि हमें कोई 2-4 एग्जाम्पल याद नहीं है, प्रैक्टिस करके जाना प्लीज़। ऐसा ना हो कि वहाँ पे पूछे यही क्वेश्चन और आप एक इक्वेशन भी ना लिख पाओ कि कैसे लिखना है, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन में जो डेली हम लोग काम करते हैं उसके एग्जाम्पल ना प्रोवाइड कर पाओ। सो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में बैठा करके जानी है और प्रैक्टिस करके जाना है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। जो रोज़ हम लोग काम करते हैं वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर कि इतना तो उनको आना ही चाहिए। ओके, यहाँ पे बीटा डीके में वही इक्वेशंस ये लिखने आना चाहिए। यहाँ पे ये ज़रूर याद रख लेना कि ये बीटा निगेटिव बीटा डीके में क्या बन रहा है, एंटी न्यूट्रिनो बन रहा है कि न्यूट्रिनो बन रहा है। ये कंफ्यूजन कई बार, जैसे मान लो कि काफ़ी दिनों में देखा नहीं, तो वो कंफ्यूजन आ सकता है दिमाग में कि इसमें एंटी न्यूट्रिनो है न्यूट्रिनो है, तो वो एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना, ठीक है। दूसरा, ये जो कम्पिटिटिव प्रोसेस है बीटा पॉजिट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन कैप्चर का, ये याद रखना। और दूसरा चीज़ इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इक्वेशन में डिफरेंस है लिखने में। इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला में इधर की तरफ प्लस ई लिखते हैं और बीटा डीके वाला में इधर की तरफ ई प्लस जा रहा है। आप समझ रहे, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये गड़बड़ नहीं करना है। और प्लस में एग्जाम्पल जो न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज हो रहे हैं, जो आइसोटोप। दूसरा चीज़, बीटा डीके, जब भी आप एक डीके चार्ट बनाओगे और डायग्राम बनाओगे तो वहाँ पे जो एरो जो खींचते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। बीटा माइनस में लेफ्ट की तरफ जाएगा, बीटा प्लस में इधर की तरफ जाएगा, राइट की तरफ आएगा। अब सॉरी, बीटा माइनस में आपका राइट जो है, हम लोग जो देख रहे हैं उधर की तरफ राइट की तरफ जाएगा, और बीटा पॉजिटिव में जो होगा लेफ्ट की तरफ आएगा, और गामा जो है बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। सो बिल्कुल एटॉमिक नंबर पे ही है कि एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है, उसी वे में, और जीरो जो है वो सेंटर वाला है, राइट। तो वो ध्यान रखना, ये लाइन खींचना। दूसरा चीज़ कि ये बीटा के स्पेक्ट्रम का ग्राफ, कई बार वो लोग बोल सकते हैं कि ग्राफ खींचो। उस ग्राफ खींचते वक्त ये बात ध्यान रखना, एक साथ शेप ध्यान रखना, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देख लो, ठीक है। और इधर से आकर के यहाँ पे ये मैक्सिमम एनर्जी बन रही है, 1/3 जो है एवरेज एनर्जी होती है। ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं लोगों के, ठीक है। बाकी तो एग्जाम्पल है, वो आप देख लेना। गामा डीके में, राइट, if the gamma decay in the gamma decay the nuclide is unchanged but it goes from an excited to lower energy states। these states are called isomeric states, वो हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पर भी आपको इक्वेशंस, बेसिकली कुछ प्रॉपर्टी, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी आपको पता है, बट वहीं छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो मिस नहीं करना है, एक बार ध्यान से देख लेना।
एटलीस्ट इस स्लाइड पे जो जो चीज़ें पड़ी हुई है वो एक बार ध्यान से देख लो कि कॉमन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। बाकी आपके नोट्स में जो अवेलेबल है वो तो है ही। एक्स्ट्रा वही वाली बात फाइनल रही कि जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको कॉपी कर लो, उस पर जोड़ लो, नहीं तो बाकी इसको डिस्कार्ड करो। आपके लिए एक बार रिफ्रेश हो गया, सुनना है तो देख लो, नहीं तो आगे बढ़ो, राइट। उसके बाद स्पॉन्टेनियस फिजन और एक ब्रांचिंग रेशियो की भी लोग बात करते हैं। स्पॉन्टेनियस फिजन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रांचिंग रेशियो में देखते हैं कि क्या है, और ब्रांचिंग रेशियो का में जो भी क्वेश्चंस बनता है उसको देख लेते हैं। It says कि some nuclei only decay via single process। कुछ तो न्यूक्लियाई जो उसमें सिंगल प्रोसेस ही होता है, बट समटाइम्स दे कैन अंडरगो मेनी डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस दैट compete वन विथ अनदर। मतलब मोर देन वन प्रोसेस से होएगा, लेकिन उसमें दोनों में भी कंपटीशन है, सिंगल नहीं हो रहा है, मल्टी मोड हो रहा है। लेकिन जो दो मोड से डिके हो रहे हैं उसमें भी आपस में कंपटीशन है कि कुछ परसेंटेज उधर जाएगा, कुछ परसेंटेज इधर की तरफ आएगा। The relative intensities of the competing decays are called branching ratio। उसी को ब्रांचिंग रेशियो बोलते हैं कि कितना जो है इस मोड से डिके होगा और कितना जो है अदर मोड से डिके हो, उसका रेशियो क्या है बेसिकली। ठीक है, ब्रांचिंग रेशियो आर एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज और समटाइम्स एज ए पार्शियल हाफ लाइफ। इसका यूनिट मतलब दो तरह से एक्सप्रेस होगा, या तो परसेंटेज के रूप में, नहीं तो पार्शियल हाफ लाइफ के रूप में एक्सप्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए न्यूक्लियस कैन डिके बाय बीटा डिके एंड अदर मोड्स with a branching ratio b beta, the partial half life for the beta decay is gamma into beta is equal to b beta into gamma। ठीक है, आगे चलूं। देखो इसमें क्या बोला, यहाँ पे बोला कि रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द कम्पिटिटिव डिके जो होगा, मतलब दो मोड से डिके हो रहा है, उसका रेशियो जो होगा वो होगा ब्रांचिंग रेशियो। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइदर इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज, कितना परसेंट है इनका रेशियो, या एज ए टर्म्स ऑफ पार्शियल हाफ लाइफ। अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल में ही बता रहा है कि एक न्यूक्लियस जो है इट डिकेज बाय बीटा एंड अदर मोड्स, दो मोड से गया, एक बीटा से गया और एक दूसरे मोड से गया, विथ ए ब्रांचिंग रेशियो जो है उस समय पे क्या है, बीटा इंटू बी है, बी स्मॉल बी इंटू बीटा जो है ब्रांचिंग रेशियो है उसका। ठीक है, तो उस केस में वो पार्शियल हाफ लाइफ यदि है, पार्शियल हाफ लाइफ के टर्म में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं लेमडा इंटू बीटा, राइट। तो ये वैल्यू जो होगा वो ब्रांचिंग रेशियो ये जो था इंटू लेमडा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द अबाउट द रेडियो एक्टिव डिके। अभी थैंक यू के बाद एक और थैंक यू आएगा इंटरनल कन्वर्जन का। इंटरनल कन्वर्जन पे कई बार थोड़ा सा डिटेल भी पूछ लेते हैं, तो इसको थोड़ा बहुत लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं, या मैं स्लाइड ऐसे डिस्प्ले कर दिया, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डिस्कस कर लेना, मोस्टली हो सकता है कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाए। ठीक है, ये दूसरा स्लाइड है उससे रिलेटेड, राइट, जस्ट रीड इट आउट। ऑजर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि इसमें मिल सकता है, कुछ लिखने के काम आ जाए आपके, वो आप लोग देख लेना, रीड कर लेना। कुछ और भी इंफॉर्मेशन होगा जो काम का होगा, जो वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं लोग, इसलिए मैंने इधर डाल दिया है, और लास्ट में उसके बाद थैंक यू लिखा है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स वन चैप्टर। ठीक है, सो अब ये बताओ मुझे कि कितना टाइम हुआ है।